हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग हिंदी के एमसीक्यूज़ को करेंगे यहाँ पर, और ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। हम किसी भी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते हैं। एग्ज़ाम में कंफर्म हो गया है 13 को होगी। बहुत किसी का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, किसी किसी का नहीं हो रहा है, तो ये भी 1-2 दिन में हो जाएगा। ठीक है। मेरा गला ख़राब है, आवाज़ शायद थोड़ी धीमी आ रही होगी आपको, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देना है। हमें फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर। आप पढ़ाई कीजिए, आवाज़ धीमी आए तो आप अपना फ़ोन में वॉल्यूम को बढ़ा लेंगे। ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास एक रात में अपलोड हुई थी, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसे रात में ही अपलोड कर दी थी। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वो जो चैप्टर था वो अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक भेद, यानी कि इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल डिफरेंसेस के बारे में थी। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। पूरे 45 क्वेश्चंस वहाँ पर कराए गए हैं। आप एक बार ज़रूर से देखिएगा हर एक चैप्टर को, जो भी सिलेबस में इंक्लूड है, एक बार आप पढ़ के जाइएगा। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मानते हैं कि वो उस टाइप के सेम टू सेम नहीं आएंगे, लेकिन उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्किप नहीं करना है। ईमानदारी पूर्वक आपको 6 दिन मेहनत करना है। आप इस क्लास के बाद ईमानदारी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे। हिंदी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितनी भी क्लासेस हुई, और टीचिंग एप्टीट्यूड की भी, तो आप देख लीजिएगा। स्किप नहीं करना है। देखिए, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप अगर छोड़ के जाएंगे तो आपसे जो अधिक पढ़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि वो अधिक मेहनत करे तो अधिक मार्क्स लेकर के आएगा, है ना। तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो आपको अभी 6 दिन है, मेहनत कीजिए। ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। निम्नलिखित शब्दों में न्य तत्पुरुष समास है। न्य इसको पढ़ा जाता है ना। कौन सा है? रोग मुक्त है, राजपुरुष है, अभाव है, या फिर पुत्रहित है। तो सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं, इस वर्ड को समझते हैं कि ये है क्या, शब्द को समझेंगे। जब भी न्य आपको देखने के लिए मिले, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ नेगेटिव चीज़ें आती है। किसी चीज़ की कमी होगी, नेगेटिव अभाव होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अभाव होगा। आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ बस नेगेटिव चीज़ आती है। ठीक है। नहीं वाला यहाँ पर फीलिंग देता है, या फिर हमें महसूस होती है नहीं वाला। ठीक है। जैसे कि समास के भेद आपको पता है कितने हैं? 6 हैं। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? दोनों पद प्रधान हो। पूर्व मतलब पहला होता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और समास की एक क्लास में थ्योरी क्लास अपलोड की हूँ, उसे भी आप देख सकते हैं, ट्रिक के थ्रू भी मैं समझाई। और उत्तर यानी कि बाद वाला पद होता है। ठीक है, दोनों ही समान रूप से प्रधान होते हैं, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर आप कभी भी कंफ्यूज होते हैं तो हम द्वंद्व को कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है? दो द आ रहा है, तो हमें खुद से समझना है, निमोनिक्स ट्रिक्स बना के समझना है कि दो द आ रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, सदगति में समास होगा। सदगति जो है, ये इसमें कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्मधारय समास है। ठीक है। कर्मधारय समास का एक ट्रिक मैं बता रही हूँ, इसमें विशेषण वाली फीलिंग देगा, विशेषण विशेष से होंगे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, शोकाकुल में समास है। समास जब भी पूछे ना, आपको इसको विग्रह कर लेना है, तोड़ लेना है, संधि विच्छेद कर लेना है। तो शोक प्लस आकुल होगा, है ना, यही ना होगा, शोक प्लस आकुल। लेकिन ये क्या है? शोक में आकुल है होगा, है ना। तो जहाँ भी विभक्ति चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पर में जैसे आ गया, ये क्या है? विभक्ति चिन्ह है, जो कि किस में आता है? तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह होती है, और इसमें क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ ना, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। इसमें क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है, विभक्ति चिन्ह होते हैं, तो इसको ध्यान देना है, और दूसरा पद प्रधान होता है। नेक्स्ट है अकाल पीड़ित। ये क्या होगा? अकाल होगा, इसको विच्छेद करेंगे, अकाल और पीड़ित होगा यहाँ पर, पीड़ित। तो ये कैसे है? 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
ये अकाल से पीड़ित है ना, से विभक्ति चिन्ह आ गया, तो जब भी विभक्ति चिन्ह आए वो कौन सा समास होगा, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें विभक्ति चिन्ह आती है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है, ऑप्शंस को देखिए यहाँ पर, तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि होगा, कर्मधारय होगा और अलुक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6 का ऑप्शन सी अलुक हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, चक्रपाणि दर्शनार्थ में मान्य समास है, इसमें कौन सा समास होगा, 7 नंबर देखना है। तो चक्रपाणि दर्शनार्थ में इसका करेक्ट आंसर होगा ये अव्ययी भाव हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। कष्टापन शब्द में समास है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कष्ट से संपन्न या फिर आपन आप कह सकते हैं, तो ये तत्पुरुष समास विभक्ति चिन्ह आ रहा है। तो समास इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स को देख लेंगे आपकी कैसे कैसे हो सकते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर, चंद्रकांति समास में चंद्रकांति शब्द में कौन सा समास है, 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण या फिर विशेष्य को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है 10 नंबर, कठपुतली में कौन सा समास है, ये तो हमें पता है कि काठ की पुतली हो रहा है, इसको हम संधि विच्छेद कर रहे हैं। देखिए ये काठ प्लस पुतली है ना, तो ये क्या हो जाएगा, विभक्ति चिन्ह कौन सा है यहाँ पर, की है। और ये क्या होता है कि जो है ये कौन सा होता है, कारक कौन सा होता है, विभक्ति चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया 10 नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द क्या है। द्वंद्व समास में क्या होता है ना, इसमें योजक चिन्ह भी होते हैं, अगर योजक चिन्ह नहीं हो तो हम कैसे पहचानेंगे। तो इसको देखिए 11 का करेक्ट आंसर होगा आजकल। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला और दूसरा ये दोनों प्रधान होते हैं। ये जो रातों रात देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास में, ये भी रिपीटेड है लेकिन रातों रात है। पर्णकुटी शब्द का समास है, पर्ण की कुटी है ना, कुटी कैसे है, पर्ण की है, तो 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है 13 नंबर, निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास क्या है। यथाविधि का समास हमें यहाँ पर बताना है। 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होगा, ठीक है। प्रधान होने के साथ साथ ही जो पहला पद होता है ना वो उपसर्ग होता है, जैसे कि यथाविधि में यथा धन विधि हम लोग विग्रह करेंगे, ऐसे ही ना लिखते हैं यथा, और ये क्या हो जाएगा, ये तो उपसर्ग होगा और इधर विधि हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 14 नंबर, अनुरूप में कौन सा समास है। अनुरूप, अनु एक क्या होता है, उपसर्ग होता है, आप सभी को पता ही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अव्ययी भाव। जब भी आपको उपसर्ग दिखे ना तो आप क्या करेंगे, अव्ययी भाव को करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट है ध्यान मग्न में कौन सा समास है। देखिए ध्यान में मग्न, इसको इस तरह से हम तोड़ सकते हैं, तो ध्यान में मग्न में विभक्ति चिन्ह यहाँ पर आ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास, दूसरा पद प्रधान, ये आपको पता है। नीलकमल समास में नीलकमल में कौन सा समास है, 16 नंबर है। तो देखिए द्विगु समास है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है। द्विगु समास में क्या होता है, इसमें संख्या, पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। अव्ययी में क्या होता है, प्रधान होता है पहला पद, प्लस क्या होता है, इसमें उपसर्ग होता है। बहुव्रीहि में क्या होता है, पहला दूसरा पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा चीज प्रधान हो जाता है, और कर्मधारय में ये विशेषता बताता है। तो यहाँ पर देखिए कमल कैसा है, ये नीला है, नीला क्या हो रहा है, कमल का विशेषता बता रहा है, तो ये कर्मधारय समास में चला जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास यहाँ पर बताना है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दधिघृतम होगा।
तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद से है। सिलेबस में वैसे तो है नहीं झारखंड बोर्ड एंट्रांस में, लेकिन एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसको देखिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पहला है ये संधि से है। ओ आ के बाद क्या होता है, ओ और आ के बाद अगर ये आ जाए, ठीक है, हर्षई दीर्घई आए तो दीर्घई प्लस दीर्घई क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक, इसको पढ़ लीजिएगा। री आए तो अर हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, कौन सा संधि कहते हैं। संधि आपको पता है ना कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के ही और 5 होते हैं, तो उसी में हमें यहाँ पर बताना है, संधि बताना है यहाँ, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि या फिर दीर्घ संधि। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, देखिए आपको इसमें इस टाइप की मात्रा देखने को मिलेगी, ठीक है, ऐसे, तो इसको आप गुण संधि मानेंगे। नेक्स्ट है मैं तेक्य का संधि विच्छेद क्या होगा। मैं तेक्य का संधि विच्छेद बताना है, तो यहाँ पर मत ऐक्य होगा, यानी कि ऑप्शन डी। देखिए इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ फंसाने के लिए आधा त है, फिर इस टाइप से ऑप्शंस होंगे, लेकिन ऑप्शन डी। और ये कौन सा संधि होगा, जब भी आपको अयकार देखने को मिले ना, तो ये आपका होगा वृद्धि संधि। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, यहाँ पर हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, री रिली के बाद आगे कोई स्वर आए तो क्रमशः य व र ल में बदल जाता है। इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यण संधि। और यण संधि को हम कैसे पहचानेंगे, कोई भी अंतस्थ, ये देखिए य र ल व आप देख रहे हैं ना, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इसके साथ अगर आधा मात्रा आए ना, आधा वर्ण आए, तो उसको यण संधि में हम रखते हैं, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बध्वागमन संधि विच्छेद करना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है बधु आगमन। फाइव नंबर क्वेश्चन है हर्षऊ ए अय ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए अय, और अय जो है आए ओ औ आओ हो जाता है। इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसको मेनली हम किस कैटेगरी में रखेंगे, अयादि संधि में रखेंगे, ठीक है। इसका अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि 9 प्लस यहाँ पर इक हो जाएगा, इक, तो ये क्या हो जाएगा, नाविक बनेगा, ठीक है। और मेनली इसमें अयादि संधि में ना 3 ही वर्णों से बना होता है ये शब्द, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आप ट्रिक वाइज सीखेंगे तो ये इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमालय शब्द का संधि विच्छेद। हिम जोड़ आलय या फिर हिमा आलय, हिम और लय है। 6 का करेक्ट आंसर होगा हिम जोड़ आलय होगा ऑप्शन डी। ये कौन सा संधि है, ये जो है दीर्घ संधि है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 7 नंबर वागीश शब्द का संधि विच्छेद। तो ये क्या होगा, ये एक तो सबसे पहले क्या है, ये है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि 2 प्रकार के होते हैं, घोष और अघोष होते हैं। कई बार मैं बता चुकी हूँ घोष अघोष का डेफिनेशन। तो ये जो वाक, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए वागीश का वाक जोड़ ईश हो जाएगा, ठीक है, वागीश का वाक जोड़ ईश। नेक्स्ट है 8 नंबर वाक्मय का संधि क्या होगा। तो देखिए ये क्या, कौन सा व्यंजन संधि है, आपको पता ही है। तो 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वांग्मय हो जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये चीज़ वर्तनी में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है 9 नंबर पद जोड़ छेद विग्रह पद का संधि शब्द क्या होगा। 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पद छेद। आपको इसे टेस्ट देना है, स्कोर बताना है लास्ट में कि कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हुए हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है संयोग शब्द का संधि विच्छेद। तो इसका क्या होगा, सम जोड़ योग होगा, ठीक है। और जब भी आप संधि विच्छेद करते हैं ना, माँ, जैसे कि यहाँ पर माँ में हलंत आ गया, कोई भी वर्ण हो उसमें हलंत आ जाए, इसमें इस टाइप के हलंत आ जाए,
संधि विच्छेद करने पर हलंत आए तो वो आप व्यंजन संधि टिक करेंगे। नेक्स्ट है धनुष टंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। धनु टंकार, धनु टंकार, धनुष टंकार या फिर धनुष टंकार। तो ये सबसे पहले समझेंगे कि क्या है, कौन सा संधि है। तो ये जो है ये विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो धनु और धन टंकार यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यही शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यही जो शब्द है इसका संधि विच्छेद हमें बताना है, तो यहाँ धन ही होगा तो ये यही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। व्यंजन संधि का उदाहरण यहाँ पर हमें बताना है, तो ये उद्दत होगा। ये जब भी हम इसको करेंगे तो उत ऐसे आधा ता में मतलब आधा ता यानी कि हलंत लगेगा, तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि। नेक्स्ट है गुण संधि। गुण संधि में आपको जैसे बताई थी, क्या बताई थी, एकार की मात्रा होती है तो महर्षि, अभ्युदय, पावक और मतैक्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा महर्षि, महाजोड़ ऋषि होगा। ठीक है, तो ये महर्षि हो जाएगा। और मतैक्य आप जो देख रहे हैं ये आपका होगा वृद्धि संधि होगा। पावक जो है ये अयाधि संधि हो गया। अभ्युदय जो है ये क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। नेक्स्ट देखते हैं, काल से अभी लेंगे। सबसे पहले समास से किए, ठीक है, समास, उसके बाद संधि, उसके बाद अभी काल से करेंगे। तो ये 3 टॉपिक को आज यहाँ पर हम कवर करेंगे, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। शब्द रचना कितने प्रकार की होती है। देख, शब्द रचना है, शब्द की रचना के अनुसार भेद वेद नहीं बताना है, शब्द रचना कितने प्रकार की होती है यहाँ बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, जो कि है 3। नेक्स्ट है उपसर्ग को क्या कहते हैं। उपसर्ग को बताना है। तो सॉरी, ये जो चैप्टर है वो ये काल से नहीं है, है ना। मुझे लगा काल से है, लेकिन काल से नहीं है, ये प्रत्यय उपसर्ग से है। ये इंपॉर्टेंट है, पिछले साल 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। अत्यंत प्रत्यय, आदि प्रत्यय, मध्य प्रत्यय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। अत्यंत कहने का मतलब है ये मतलब जो पद होता है, शब्द होता है, उसके बाद में जो जुड़ता है उसको अत्यंत, आदि यानी कि उससे पहले। तो इसका करेक्ट आंसर, उपसर्ग कहाँ ऐड होता है, सब पहले होता है प्रीफिक्स जिसको बोलते हैं। तो ये आदि, आदि में आदि प्रत्यय नहीं दिया होगा तो पहला पद उपसर्ग होता है, दूसरा पद मतलब लास्ट अंतिम वाला उपसर्ग होता है, ऐसा दिया हुआ रहेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 3rd नंबर, ये प्रत्यय और उपसर्ग से है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, काल से नहीं है। उपसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति, उपसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है यहाँ पर बताना है। 3rd का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपधन सर्ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट है उपसर्ग के लिए किए जा सकते हैं। उपसर्ग के लिए क्या किया जा सकता है, खंड, सार्थक खंड, निरर्थक खंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 4 का करेक्ट आंसर होगा सार्थक खंड हम लोग करते हैं, उसका मीनिंग होता है जब भी उपसर्ग लगाते हैं तो उसका। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, देखिए ये बताइएगा। शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में। जिसको हम शब्द के अंत में लगाते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं, और शब्द के आदि यानी कि शब्द के पहले जिसको लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। आदि का ये मत सोचिएगा कि लास्ट होगा, ये पहले होता है। नेक्स्ट है 6 नंबर, उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है। उत्कर्ष शब्द में क्या है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा उत। और ये कौन सा संधि होगा, ये व्यंजन संधि में आएगा, इसको ध्यान देना है, रिलेट करके पढ़ना है सब। नेक्स्ट है निष्कपट शब्द में उपसर्ग क्या है, निश है, निश है, निस है, निस है। तो 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, निश होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर वह जय का विलोमार्थक शब्द हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जय एक शब्द है, इससे पहले हम उपसर्ग लगाएंगे, कौन सा उपसर्ग को लगाएंगे तो इसका विलोम ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा, विजय, परिजय, पराजय। और जय मतलब क्या, जीतना होता है, तो इसमें हम कौन सा उपसर्ग लगाएंगे, पराजय, यानी कि जीतना का उल्टा क्या होता है, हारना होता है, पराजय होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है। उपकार, लाभदायक, अपनापन, समझदार। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए उपकार। इसमें उप प्रत्यय लगा है, इसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित है। कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, प्रीवियस ईयर को पेपर को लगाए हैं तो आपको पता लग रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संयोग है, विदेश है, अत्यधिक है। देखिए संयोग में सम उपसर्ग है, इसमें वी है, विदेश में। अत्यधिक में क्या होगा, इसमें अति है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि सुरेश में क्या है, उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट को देखिए 11 नंबर, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। देखिए जब भी ऐसे अ और अधा त या ऐसे रहे ना कोई भी शब्द में, ऊपर में भी देखिए और यहाँ भी, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाता है। 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है अति। ठीक है, अति यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है। प्रत्यय शब्द कैसे निर्मित हुआ। ऊपर में हम लोग देखे थे कि उपसर्ग कैसे उप और सर्ग से है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रति और अय से बना हुआ है। प्र और आधा त उसको हम प्रति कर दिए और अय, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। प्रत्यय लगाए जाते हैं। प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं। उपसर्ग तो हम लोग देखे कि पहले लगाते हैं, शब्द के आदि में लगाते हैं, उसको उपसर्ग बोलते हैं। और प्रत्यय किसे बोलेंगे, शब्द के अंत में हम जिसको लगाएंगे उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृत प्रत्यय किस शब्दों से जुड़ते हैं। कृत प्रत्यय यहाँ पर बताना है। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, एक होता है कृत और एक होता है तद्धित। तो यहाँ पर कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़कर बना होता है, इसको बताना है। तो संज्ञा से है, सर्वनाम से, विशेषण से, या फिर क्रिया से। इसका करेक्ट आंसर होगा 14 का ऑप्शन डी, ये क्रिया से बनते हैं। ठीक है, और एक बात यहाँ नोट कर लीजिएगा, कृत प्रत्यय से जो भी शब्द बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कृदंत बोलते हैं। इसको ध्यान में रखना है। इसका एक एग्जांपल दूं मैं आपको, चलिए दे देती हूँ। जैसे कि चल है, चल क्या है, एक धातु है, इसको लिख लीजिएगा धातु, अच्छा से लिखते हैं यहाँ पर। चल है, ये क्या है, धातु है, प्लस अक, अक क्या है, ये प्रत्यय है ना, प्रत्यय है ये। और इससे क्या बना, चल धन अक से क्या बना है, ये चालक बना है। ठीक है, ये हो गया। तो इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रिलेट करके हमें बताना है। कृत से जो भी शब्द बनेगा उसको कृदंत बोलते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पद इक प्रत्यय से नहीं बना है। कौन सा शब्द है जिसमें इक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। देखिए कंफ्यूज होने के लिए तो सारे ही हमें यहाँ पर लग रहे हैं, लेकिन 15 कौन सा होगा हमें चूज करना। दैविक में भी इक है, सामाजिक में भी इक है, भौमिक में भी इक है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अच्छे से अगर पढ़ के जाएंगे तो आप इनमें से कोई नहीं लगा सकते हैं, लेकिन यही कि मतलब 3 में से अगर चुनना होगा तो फिर गलत हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट है 16 नंबर, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अनुज जो है ये पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम कौन सा प्रत्यय को यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये स्त्रीलिंग बन जाएगा, यहाँ पर बोल रहा है। तो अनुज का अनुजा हो जाएगा। अनुज मतलब क्या होता है, भाई होता है, इसका है स्त्रीलिंग, अनुजा हो जाएगा, जो बहन होगी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और कंटिन्यू करें क्या, चलिए काल के भी कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोड़ के भागना नहीं है, इतना देख लिए हैं तो और 5 मिनट वेट कीजिए, क्लियर हो जाएगा। काल के बोध का संबंध किससे होता है। तो काल के बोध का संबंध यहाँ पर बताना है, वचन से होता है कि क्रिया से, संज्ञा से, अव्यय से। वचन से, क्रिया से, ये ऑप्शंस पढ़े थे। तो काल का बोध का संबंध किससे होता है, इसका जो है क्रिया से होता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। काल के भेद कितने होते हैं, अच्छा सेकंड नंबर में है ये।
काल के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। आप सभी को बताइए, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। यहाँ पर प्रैक्टिस हो जा रहा है, जो भी पहले के क्वेश्चन किए हैं यहाँ से रिपीट हो रहे होंगे, उनको मज़ा आ रहा होगा कि मेरे से क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 3rd नंबर, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई बार। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। मैं क्या बताऊँ कौन कौन से होते हैं? सामान्य भूत, लिख लेना है, सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतुमद भूत। ये कितने होते हैं? 6 होते हैं, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान काल के कितने होते हैं? 3 होते हैं। और भविष्यत के भी 3 या फिर 2 काउंट किए जाते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम ने गाना गाया होगा। हमें कंफर्म नहीं है, हम बस अनुमान लगा रहे हैं कि श्याम ने गाना गाया होगा। तो ये क्या हो जाएगा? आसन में कैसे शब्द आते हैं? इसमें क्रिया आसन का समझते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप में क्रिया का व्यापार होता है, समय, आसन, मतलब ये साधारण वाले होते हैं। इसमें कौन सा होगा? 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जिसमें हम डाउट करते हैं उसे संदिग्ध कहते हैं, संदिग्ध भूत हो जाएगा। हेतुमत भूत का उदाहरण क्या है? 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, तुम आते तो मेरा काम बन जाता। हेतुमत भूत में क्या होता है ना, दोनों स्टेटमेंट क्या होता है पता है? एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, यानी कि रिलेट करते हैं। जैसे कि तुम आते तो मेरा काम बन जाता, तुम नहीं आए तो मेरा काम नहीं बना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? अभी मैं आपको ऊपर में बताई थी कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये भी आप लिख लीजिए कौन कौन से होते हैं। सामान्य, वर्तमान, संदिग्ध और अपूर्ण होते हैं। ठीक है, नरेश सो रहा था, ये सो रहा था, इसे देख करके तो हमें लग गया कि ये भूत है, लेकिन भूतकाल है। तो इसमें कौन सा है, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपूर्ण। देखिए वो सो रहा था, पास्ट में वो काम हो रहा था कि वो सो रहा था, लेकिन ये कंप्लीट नहीं। हम जब उसको देखे तो वो क्या हो रहा था? वो सो रहा था, है ना, कंप्लीट नहीं हुआ है काम, वो सोने का काम कर ही रहा है। तो ये अपूर्ण भूत, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट है 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है, फ्यूचर टेंस यहाँ पर कौन सा है? मैं आभारी हूँ, आपका आभारी हूँ, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था। तो करेक्ट आंसर होगा, देख के आपको लग रहा है कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। तो यहाँ पर क्या बोध हो रहा है कि फ्यूचर में ये मैं करूँगा, है ना, करने वाला हूँ। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इन सबको आप अगर लास्ट तक देखे हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। अधिक दिन है नहीं, प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को ऑफ करते हैं।